Dear students, let's start today's class. In today's class, we will solve Tier 1 questions of Shift 4 held on 14th August, SSC CGL 2023. So let's start. Tier 1 questions are before you. The salesman yielded to the demands of his corrupt boss. क्या करना है हमें? Appropriate synonym खोजना है yield का. yield का appropriate synonym. यील्ड का मतलब हम जानते हैं, यील्ड के दो मतलब होते हैं, YIELD. यील्ड के देखो दो मीनिंग होते हैं, ये मीनिंग आपको याद रखना है. दिस द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स विल हेल्प यू इन रीचिंग योर स्टोर ऑफ नॉलेज. यील्ड मीन्स दो चीज होता है, एक तो होता है प्रोडक्ट या प्रोड्यूस ऑफ जैसे एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, या एक होता है हार मान जाना, समर्पण कर देना, टू सरेंडर. हार मान जाना, किसी के सामने समर्पण कर देना, ये यील्ड का मतलब होता है. तो इसका मतलब अब देखिए ये आ गया, द सेल्समैन यील्डेड टू द डिमांड्स ऑफ द करप्ट बॉस. सेल्समैन ने करप्ट बॉस के डिमांड के सामने अपने को, सेल्समैन झुक गया, सेल्समैन सरेंडर कर दिया. वो रिफ्यूज नहीं किया, मतलब क्या कर लिया? स्वीकार कर लिया. तो ट्रेंडेड नहीं होगा, कोर्टेड का कोई मीनिंग नहीं है, हाउंडेड का कोई मीनिंग नहीं है. कंसीड मीन्स एक्सेप्ट. तो यहां एप्रोप्रिएट सिनोनिम यही है, कंसीड. यील्डेड मीन्स वैसे तो इसका मीनिंग यहां सरेंडर हुआ, लेकिन एक्सेप्ट करना भी एक मीनिंग हुआ. नॉट टू रिफ्यूज. यील्ड मीन्स नॉट टू रिफ्यूज. तो जब नॉट टू रिफ्यूज हो गया तो क्या हो गया? एक्सेप्ट. और जब एक्सेप्ट हो गया तो मीनिंग हमारा हो गया कंसीड. एक एक चीज को हमें एक्सप्लेन करके समझना है. यील्ड का क्या मतलब होता है? केवल यील्ड का मतलब एक तो होता है प्रोड्यूस, जैसे एग्रीकल्चरल यील्ड ऑफ व्हीट दिस ईयर हैज इनहेंस्ड बाय 5%. तो एक तो ये हो गया, और दूसरा इसका वर्ब में मीनिंग होता है नॉट टू रिफ्यूज या सरेंडर, हार जाना, झुक जाना, अस्वीकार, रिफ्यूज नहीं करना. तो ये मीनिंग हो गया हमारा कंसीड. अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर. सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ईडियम फ्रेज दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइंड सेगमेंट ऑफ द सेंटेंस. वेनेला मेड ए बिग फस अबाउट ए स्मॉल प्रॉब्लम. छोटी सी समस्या के लिए बेना ने बहुत बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया. ये क्या है? सेलेक्ट द मोस्ट, इसके लिए हमें एक ईडियम या फ्रेज सेलेक्ट करना है. द गिवन ईडियम्स आर अ स्टॉर्म इन ए टी कप. आप जानते हैं स्टॉर्म इन ए टी कप का मतलब छोटी सी बात पर हंगामा खड़ा करना. तो यही तो इसका मतलब है. बेनेला ने छोटी समस्या के लिए एक बहुत बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया. तो यही होगा इसका ईडियम, अ स्टॉर्म इन ए टी कप. एड इंसल्ट टू इंजुरी से यहाँ कोई मतलब नहीं है. गेट ए टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन, बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री से इसका कोई मतलब नहीं है. एड इंसल्ट टू इंजुरी आप जानते हैं, और दुख को बढ़ा देना, टू एड इंसल्ट टू इंजुरी, ये भी याद रखना चाहिए. देन नेक्स्ट वन इज पैराग्राफ आइटम, पैराग्राफ setting, that is jumbled orders are given. Jumbled order of paragraph is given. You will have to arrange them in coherent way. This paragraph is to be arranged. 4 sentences are given. It is because the practical people in society boast of having a practical approach of life. जहां भी इस तरह का दिया हुआ, या ये तो क्या लगता है, इस सेंटेंस से क्या पता चलता है कि इट इज बिकॉज द प्रैक्टिकल पीपल, यानी ये इस कारण से हो रहा है. इसका मतलब ये पहला सेंटेंस नहीं होगा, इसके पहले कोई सेंटेंस होगा. इट इज वेरी लाइकली फॉर यंगस्टर्स टू सीक एडवाइस फ्रॉम देयर एल्डर्स. तो बी से हमारा जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस पहला सेंटेंस होगा. और बी के बाद इट इज वेरी लाइकली फॉर यंगस्टर टू सीक एडवाइस फ्रॉम देयर एल्डर्स.
अब जब हम ऑप्शंस देखते हैं तो बी का ऑप्शन एक ही मिलता है, बी का ऑप्शन एक ही मिलता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 4। फिर भी हम पढ़ लेते हैं एक बार फिर, बी के बाद इट इज इन द सिमिलर कंटेक्स्ट व्हेन द एल्डर्स आर इन मोस्ट लाइकलीहुड एक्सपेक्टेड टू गिव देयर एडवाइस एज ए वर्ड ऑफ गाइडेंस। तो ये सेंटेंस जो है देखिए, यहां भी इंगर्स्ट है और यहां भी उसी की बात आई है, इन द सिमिलर कंटेक्स्ट, इन द सेम कंटेक्स्ट, तो बी के बाद ही डी आएगा और लास्ट में ये यहां कंक्लूड हो जाता है। इट इज बिकॉज द प्रैक्टिकल पीपल इन सोसाइटी बोस्ट ऑफ हैविंग अ प्रैक्टिकल अप्रोच टू लाइफ। तो आपको यही देखना है, इसमें जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो ऑप्शंस दिए गए हैं, तो पहला ऑप्शन हमारा बी है और बी और कुछ नहीं दिया हुआ है, इसलिए हमारा बी हो गया। अगर और भी समझ में न आए तो वी गो थ्रू ऑल द सेंटेंसेस। देन द नेक्स्ट वन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। शार्प प्रैक्टिस, शार्प प्रैक्टिस कहते हैं बेईमानी। डिसऑनेस्टी, डिसऑनेस्टी इज नॉट गुड फॉर ए बिजनेसमैन। अ बिजनेसमैन shouldn't adopt शार्प प्रैक्टिस। शार्प प्रैक्टिस कहते हैं बेईमानी को। तो ये हो गया हमारा आंसर, आंसर 3। यहां हो गया 4। नाउ नेक्स्ट, द फॉलोइंग सेंटेंसेस हैव बीन डिवाइडेड into parts. One of they may contain an error. एक एरर है, आपको फाइंड आउट करना है। द अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स विल बी इंश्योर्ड इफ दे ऑल ट्राई टू सबमिट द प्रपोजल्स ऑन टाइम। तो आप देखिए यहां पर क्या है कि यहां पर है फ्यूचर टेंस है, तो फ्यूचर टेंस है, और यहां दूसरा क्या है, इसका मीनिंग भी फ्यूचर में ही है। तो जब दोनों फ्यूचर में होते हैं तो क्या है कि जो कंडीशनल सेंटेंस है वो प्रेजेंट में हो जाता है। जैसे इफ ही कम्स आई शैल गो, इफ ही कम्स, जैसे या उसे भी बना सकते हैं ही विल गो, ही विल गो इफ आई कम, अगर मैं आऊंगा तो वह जाएगा। तो इफ से जो दूसरा वाला सेंटेंस शुरू होता है और दोनों अगर फ्यूचर टेंस का मीनिंग देते हैं तो दूसरा सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट सिंपल में होता है। तो ये पार्ट रॉन्ग है, ये पार्ट रॉन्ग है। तो हमारा आंसर हो गया कौन सा, 2, पार्ट 2। आंसर हो गया हमारा 2, क्वेश्चन 5 का 2। ये हमें देखना है कि जो कंडीशनल सेंटेंस है ये तो हो गया कंसेक्वेंस वाला, रिजल्ट वाला। तो रिजल्ट पार्ट विल बी इन फ्यूचर टेंस एंड द कंडीशनल पार्ट विल बी इन प्रेजेंट टेंस। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट आपको बताना है कैसे, किसका, अ बुक और सेट ऑफ बुक्स गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल एरियाज ऑफ नॉलेज। सभी एरिया का नॉलेज देने वाला जो बुक है उसको क्या कहते हैं, दैट बुक इज नोन एज इंसाइक्लोपीडिया, विश्वकोश, इसको बोलते हैं विश्वकोश। डिक्शनरी नहीं होगा, वॉल्यूम नहीं होगा, एंथोलॉजी नहीं होगा, हमारा आंसर होगा यहां पर क्या, इंसाइक्लोपीडिया। आंसर 1, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। नाउ सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, पेरूज। पेरूज का क्या मतलब होता है, पेरूज का मतलब होता है किसी चीज को ध्यान से पढ़ना, स्पेशली ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स को, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स को, टू रीड देम केयरफुली टू फाइंड आउट इफ देयर ऑकर्स एनी एरर इन दैट। इस पर्पज से पढ़ना कि उसमें जो एरर है उसको हम फाइंड आउट कर सकें। और पेरूज से बनता है, इसका नाउन बनता है पेरूजर। ऑफिशियल वर्ड है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स का पेरूजल किया जाता है, उनको पेरूज किया जाता है। तो हमारे जो ऑप्शंस है, ड्रॉ, ड्रॉ का कोई मीनिंग नहीं है, परस्यू का कोई मीनिंग नहीं है, परस्यू करते हैं मतलब हम फॉलो करते हैं। नैरेट, नैरेट मीन्स टू टेल, सब कुछ कहना।
और यहाँ चेक ही इसका सही है। पेरूज करते हैं तो हम डॉक्यूमेंट्स को पढ़ करके और उसमें चेक करते हैं कि कहीं कोई गलत तो नहीं है, तो ये इसका सिनोनिम हो गया चेक, टू चेक। तो हमारा ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, sentences of a paragraph are given below in jumbled order. Again, so many jumbled paragraphs are given in this set, in this shift. I think 4-5 jumbled paragraphs are given, but they are very simple. You can find the answer very easily. यहाँ आप देखिए, we often make all things around us the way we want them. Even during our pilgrimage, तो ये नहीं होगा। Our mind is resourceful even enough to find shortcuts in simple, easy way. तो ये सेंटेंस यहां से हम शुरू कर सकते हैं। Our mind is resourceful enough to find shortcuts in simple and easy way. और दूसरा, we often make all things around us the way we want them. Even during our pilgrimage, we have begun to look for whatever makes our heart happy, gives comfort to our body and peace to the mind. तो सबसे पहला यहाँ क्या है कि जो बिगिनिंग सेंटेंस है, द सेंटेंस विच कम्स फर्स्ट इज सी, और सी का ऑप्शन और कोई है नहीं। सी से शुरू होने वाले और कोई ऑप्शन नहीं है, तो हमें बस यही पढ़ करके आंसर दे देना है। आंसर 1। नाउ नेक्स्ट वन इज ऑल्सो जम्बल्ड ऑर्डर। अ पैराग्राफ इन जम्बल्ड ऑर्डर वी हैव टू मेक देम कोहेरेंट। अब ये देखिए, बट सी हैज नो आइडिया, तो बट से शुरू होने वाला जो सेंटेंस है वो पहला हो नहीं सकता। अब आप यहाँ दूसरा देखिए, द स्ट्रेंज चाइल्ड इज द, ये एक बुक का नाम है। द स्ट्रेंज चाइल्ड इज द स्टोरी, बुक का नाम नहीं है, एक स्टोरी का नाम है। द स्ट्रेंज चाइल्ड इज द नेम ऑफ द स्टोरी। अ यंग गर्ल हु बिलीव्स शी इज द ओनली वन ऑन द प्लैनेट। अब उसके बारे में दिया, स्ट्रेंज चाइल्ड के बारे में बता रहा है। उसके बाद a young girl is there in this story, then her parents, तो ये हो गया हमारा दूसरा सेंटेंस। बी सी, अब आप देखिए बी से कहाँ ऑप्शन है, बी से एक ही ऑप्शन है, नहीं बी से 2 ऑप्शन है, बी से 2 ऑप्शन है, बी के बाद ए भी है, लेकिन हमें बी सी वाला ही चुनना है क्योंकि यहाँ पर यंग गर्ल है और उसके बाद यंग गर्ल के बाद उसके पेरेंट्स के बारे में बताया जा रहा है। तुरंत ही हमारा बट नहीं आएगा, पहले यंग गर्ल के बारे में बताया, उसके बाद हर पेरेंट्स simply vanished into thin air one day, उसके बाद बट सी हैज नो आइडिया, ये बताया जा रहा है कि एक यंग गर्ल है और उसके पेरेंट्स वैनिश्ड हो गए, लेकिन उसको आइडिया नहीं है कि उसके आंटी और अंकल, उसके अंट और अंकल आर वेटिंग फॉर हर। तो ये तीसरा सेंटेंस हो गया। तो ये हो गया हमारा बी सी डी ए। तो ये डी हो गया हमारा तीसरा एंड ये इज द फोर्थ वन। शी ट्रेवल्स द वर्ल्ड इन सर्च ऑफ नेवाडा बिकॉज शी एस्पायर्स टू रिजाइड इन द मोजावे डेजर्ट। और लास्ट में ये हो गया बट शी हैज नो आइडिया एंड ऑन्ट एंड अंकल आर वेटिंग फॉर हर। तो ये लास्ट सेंटेंस हो गया। तो बी सी डी ए। Then next, describe how you will tell your parents that Mahesh and his team were helping the fire and rescue team in passive voice. Mahesh and his team were helping the fire and rescue team in passive voice. इसको हमें अपने पेरेंट्स को बताना है। तो क्या बताएंगे? सबसे पहले एक्टिव वॉइस में क्या हो गया कि महेश और उसकी टीम, महेश एंड हिज टीम वर हेल्पिंग द फायर एंड रेस्क्यू टीम।
फायर एंड रेस्क्यू टीम को महेश और उसकी टीम के लोग हेल्प कर रहे थे, यानी फायर एंड रेस्क्यू टीम वॉज बीइंग हेल्प्ड बाय महेश एंड हिज टीम। यह ऑप्शन सही हो गया। द फायर एंड रेस्क्यू टीम वॉज, यहां पर वॉज ही लगेगा क्योंकि आर्टिकल केवल एक ही आया है। फायर एंड रेस्क्यू टीम ये अलग अलग नहीं है, इसलिए यहां सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। द फायर एंड रेस्क्यू टीम हेल्प, ये नहीं होगा। यहां पर एक हेल्पिंग वर्ब आता है जैसा आप जानते हैं, और बाकी सब भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, और महेश एंड हिज टीम वर्ब इन, इसमें कोई अर्थ ही नहीं है, पहला वाला ही सही है। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। नाउ इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड डिसीव्ड, DECIVED, ये करेक्ट है। रिसीट, RECEIPT होता है रिसीट का। रिसीव देखिए क्या होता है, रिसीव, RECEIV, रिसीव। और रिसीट क्या होता है, RECEIPT। तो रॉन्गली स्पेल्ड क्या वर्ड है, ये रॉन्गली स्पेल्ड। तो हमारा आंसर हो गया 2। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। मैचिंग के लिए एक आपको सिलेक्ट करना है। एडोरिंग कुछ नहीं होता, एडोरिंग होता है पूजा करना, वर्शिप। पॉइंटिंग आप जानते हैं, पॉइंट करना किसी को, डिस्टिंग्विशिंग, टू फाइंड डिस्टिंक्शन, अंतर करना। और रिजेंबल का मतलब होता है एक जैसा, मिलता जुलता होना, सिमिलर चीज। टू थिंग्स, व्हेन टू थिंग्स आर सिमिलर इन शेप एंड साइज एंड कलर, थिंग्स एंड पर्सन्स बोथ, चाहे आदमी हो या वस्तु हो, कोई भी जब एक दूसरे से मिलती है तो उनको हम कहते हैं रिजेंबल करना या मैच करना। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4, रिजेंबल। रिजेंबल के साथ आपको ये एक चीज याद रखना है, ये ट्रांजिटिव वर्ब है, इसके साथ कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आता है। रिजेंबल कैसे हम बनाते हैं, एक सेंटेंस बनाते हैं इसका, जैसे सन रिजेंबल्स हिज फादर। The son resembles his father. ये नहीं कि resembles with नहीं लिखना है, resembles his father। और एक आपको फ्रेजल वर्ब भी बता देता हूं यहीं पर, टेक आफ्टर का मतलब होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है टेक आफ्टर। टेक आफ्टर का मतलब भी रिसेंबल होता है। रिसेंबल, द सन टेक्स आफ्टर हिज फादर। नाउ नेक्स्ट, sentences of a paragraph are given in jumbled order. Here also so many jumbled paragraphs are given in this shift. क्या बनाना है हमें, 13 में आप देख रहे हैं, but the question that perturbs Ruskin's mind is what social pressure can be exercised against a dishonest man. तो ये आप देख रहे हैं, इसकी मीनिंग से लगता है कि ये सेंटेंस पहला सेंटेंस नहीं होगा, लग ही रहा है कि कुछ डिस्क्रिप्शन के बाद ये है, इसलिए ये पहला नहीं होगा। दूसरा, द मर्चेंट फॉर इंस्टेंस, ये भी दूसरा नहीं होगा, उदाहरण के लिए द मर्चेंट, इसका मतलब पहले कुछ और है, तो यहां से हमारा शुरू हो गया। रस्किन बिलीव्स दैट इन एवरी सिविलाइज्ड सोसाइटी देयर एग्जिस्ट 5 इंटेलेक्चुअल प्रोफेशंस, नेमली द सोल्जर, द पेस्टर, द फिजिशियन, द लायर एंड द मर्चेंट। और इसके बारे में आगे डिस्क्राइब किया गया है। तो आप देखिए सी से एक ही ऑप्शन है, CDB, तो ये हमारा हो गया, हमको बाकी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट। रस्किन बिलीव्स, यहां से सेंटेंस पहला शुरू होता है। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस, सेलेक्ट द ग्रामेटिकली करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम अमंग द गिवन ऑप्शंस। इट्स अ नाइस पार्टी, आई एम एंजॉयिंग द पार्टी। ये सेंटेंस तो सही है, इट इज अ नाइस पार्टी, आई एम एंजॉयिंग द पार्टी। पार्टी के पहले बताया गया तो अ लगाया गया, इंडेफिनिट आर्टिकल। अब ये पार्टी डिफिनिट हो गया, सर्टेन हो गया, तो यहां तो लगा दिया गया। तो ये सेंटेंस करेक्ट है,
इट्स ए नाइस पार्टी, आई एम एंजॉयिंग द पार्टी। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब यहां देखिए, इट्स ए पार्टी, आई एम एंजॉयिंग एन पार्टी, ये तो पूरी तरह से गलत है। इट इज पार्टी, आई एम एंजॉयिंग ए पार्टी, कोई ये मतलब ही नहीं, ये सब गलत है। जब दो दो पार्टी है तो यहाँ आर्टिकल का सही प्रयोग नहीं किया गया है। इट इज द पार्टी, पहले ही द कैसे लग जाएगा, ये गलत हो गया, पहले ही द नहीं लगेगा जब हम जानते ही नहीं है तो। ये अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। डिड यू नो, जहां भी आप देखते हैं डिड से जब शुरू होता है तो पास्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, पास्ट सिंपल है, वॉज से हमको शुरू करना पड़ेगा, अगर वॉज या वर से शुरू करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। डिड यू नॉट बाय द रिटर्न टिकट्स, अब रिटर्न टिकट्स हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा तो उसके लिए हमको वर का प्रयोग करना पड़ेगा। तो वर द रिटर्न टिकट्स टू देहरादून, अब यहां बिग का तो कोई प्रयोग होगा नहीं क्योंकि ये कंटिन्यूअस टेंस है नहीं, तो वर द रिटर्न टिकट्स टू देहरादून नॉट बाय यू, ये हो गया हमारा ऑप्शन 2 इज करेक्ट, ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर। वर द रिटर्न टिकट्स टू देहरादून नॉट बॉट बाय यू। नाउ अब आप देखिए इसमें आइडेंटिफाई द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। देयर इज ए सेंटेंस हियर, सो मेनी वर्ड्स आर देयर, यू विल हैव टू फाइंड आउट वन वर्ड व्हिच इज इनकरेक्टली स्पेल्ड। देखिए टिमिड है एक अंडरलाइन, ये टिमिड का स्पेलिंग सही है। फेमिलियर, ये फेम आई एल आई आर, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। इंट्रोवर्ट, ये भी सही है। अब हम देखते हैं यहाँ एडोलेसेंस, एडोलेसेंस होता है, ये पूरी तरह से गलत है। एडोलेसेंस, ADOLESCENCE, adolescence means the stage between a child and an adult. The stage between a child and an adult is known as adolescence. किशोरावस्था जिसको बोलते हैं एडोलेसेंस, एडोलेसेंट बोलते हैं जब इसको एडजेक्टिव बनाते हैं। तो ये तो हो गया नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और ये एडजेक्टिव बनाते हैं तो होता है एडोलेसेंट, ALESCENT, ये हो गया एडजेक्टिव और ये हो गया नाउन, एडोलेसेंस। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। डेरिशन, डेरिशन, डेरिशन डेराइड से बना है, डेराइड से बना है जिसका मतलब होता है टू स्कॉफ एट, किसी पर उपहास करना, टू रिडिकल, टू रिडिकल। टू यूज रिडिकल्स वर्ड ऑन समवन इज नोन एज डेराइड। और डेरिजन, डेरिजन नाउन है, ये वर्ब है और ये नाउन है। तो इसके लिए एंटोनिम क्या हो जाएगा, यहां हम किसी पर उपहास कर रहे हैं यानी उसका अपमान कर रहे हैं, वी आर ह्यूमिलिएटिंग समवन। डेरिशन मीन्स ह्यूमिलिएशन भी हो जाएगा, डेरिशन मीन्स ह्यूमिलिएशन भी हो जाएगा, ह्यूमिलिएशन, ह्यूमिलिएशन। तो ह्यूमिलिएशन हो गया डेरिशन का मीनिंग, तो इसका एंटोनिम क्या हो गया, एडमिरेशन। टर्मिनेशन नहीं होगा, टर्मिनेट करना, खत्म करना, एस्टिमेशन नहीं होगा, डिसइंटीग्रेशन नहीं होगा, हो जाएगा एडमिरेशन, यानी कि उसकी प्रशंसा करना, एडमायर करना, एप्रिसिएट करना। नाउ अनदर क्वेश्चन, अ पर्सन हु डजंट बिलीव दैट गॉड और गॉड्स एग्जिस्ट, नास्तिक आदमी को बोलते हैं, तो क्या कहेंगे, अथेइस्ट। थेइस्ट को बोलते हैं द पर्सन हु believes the existence of God or gods is known as theist, और atheist is unbeliever of not believer of existence of God or gods, तो atheist हो गया ये। Now here appropriate synonym is to be filled in this blank, an appropriate, or that is the most appropriate synonym is to be written, is to be filled in। तो क्या होगा,
ही वॉज ऑफर्ड अ मॉडरेट प्राइस फॉर द बांग्ला, बांग्ला के लिए उससे मॉडरेट प्राइस मांगा गया। ही वॉज ऑफर्ड अ मॉडरेट प्राइस। तो मॉडरेट के लिए हमारा क्या होगा, कंसिडरेबल तो होता है बहुत ज्यादा, रिस्पेक्टेबल का कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, सस्टेनेबल का कोई मीनिंग नहीं है यहाँ पर मॉडरेट का मतलब रीजनेबल, एक मॉडरेट प्राइस का डिमांड किया गया यानी रीजनेबल, तो रीजनेबल हो गया। नाउ सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स इन गिवन सेंटेंसेस। द एम्पायर वाज कंसीडर्ड एज ए विकेड मैन, विकेड दुष्ट आदमी को बोलते हैं विकेड, तो ये इसका मतलब तो ये तो हो गया सिनोनिम, और ये वर्चुअस क्या हो गया, ये हो गया इसका एंटोनिम, तो हमारा आंसर हो गया ऑपोजिट टू wicked is virtuous and vile is its synonym. Next question. Passage is given and some questions are given, so you will have to go through the question and find out the answer. Learning a new language can be challenging, but it is also क्या होगा फिर, रिवॉर्डिंग। लैंग्वेज सीखना चैलेंजिंग होता है लेकिन रिवॉर्डिंग भी होता है, तो हमारा आंसर हो गया यहाँ 1 का 2। नाउ सेकंड, व्हेन लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज इट्स इंपॉर्टेंट टू बी पेशेंट एंड क्या होगा, इट्स इंपॉर्टेंट टू बी पेशेंट एंड Hmm, 21. Question number 2. When learning a new language, it is important to be patient and give yourself time to progress. It is important to be patient and यहाँ ये तो रस वगैरह तो कुछ होगा नहीं, यहाँ नेग्लेक्ट का मतलब नहीं है कुछ। 22 का 4, 22 का 4। When learning a new language, it is important to be patient and give yourself time to progress. ये हो गया। Now third, one way to make language learning easier is to देखना है हमें क्वेश्चन क्या है। वन वे टू मेक लर्निंग इजियर इज टू उसको बार बार याद करना है, यानी कमिट टू मेमोरी एक फ्रेज होता है, कमिट टू मेमोरी एक फ्रेज होता है, उसके अनुसार हमको ये लिखना है, यहां पर होगा कमिट। नाउ नेक्स्ट वन इज learning easier is to commit to it every day, even if it is just for a few minutes. This helps in building consistency and reinforces what you are learning. Practicing speaking and listening is also important, not just reading and writing. By immersing yourself, मतलब पूरी आपको उसमें डुबो देना, to immerse yourself. By immersing yourself in the language and culture, you can accelerate your क्या होगा, प्रोग्रेस। हम अपने प्रोग्रेस को बढ़ा सकते हैं। You can accelerate your progress. नेक्स्ट, you can accelerate your progress, आप अपने प्रोग्रेस को बढ़ा सकते हैं जब आप जितना इंटरेस्ट लेंगे। If you immerse yourself in the language, you can accelerate your progress and gain a deeper understanding of the language. Learning a new language is not only practical, but it is also, देखना है हमें, and can be a fun experience. Not only practical, but it is also enjoyable. ये तो हो गया इंटिमिडेटिंग, डराने वाला नहीं है, क्या है, इंजॉयबल भी है। तो ये हमारा आंसर हो गया, यहाँ आंसर हो गया 2।
यहाँ हो गया आंसर 1, यहाँ हो गया आंसर 2. So friends, we have done all 25 questions held in fourth shift on 14th July. You need to practice it more and more to enhance your knowledge. Thank you very much. See you again in next video.